नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रगणों। आप हमारे साथ इस हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्नेह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके जो प्रश्न हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हीं को नित नए आयामों के साथ जोड़कर और उनको उत्तरों के रूप में लगाकर ये वीडियो आप तक पहुंचाते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। उन्हीं श्रृंखला में आज आपके समक्ष जो है वो कुछ प्रश्नों का सिलसिला हम रखेंगे, क्योंकि आपने हमारे इस प्रयास को सार्थक बनाया है और अपने सुझाव और प्रश्नों को हम तक पहुंचाया है। तो आज हम इस वीडियो को आरंभ कर रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजल गुप्ता और मैं डॉक्टर उन्मेष मिश्र। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं यह जो छात्रों के प्रश्न हैं वो आप तक लेके आना चाहूंगी कि छात्रों के मन में जो एक कंफ्यूजन, एक प्रश्न रहता है कि गद्यांश व पद्यांश में अंतर कैसे पता चलता है, गद्यांश व पद्यांश का अर्थ क्या है। तो मैं छात्रों को यह बताना चाहूंगी कि पद्यांश का अर्थ है कविता की पंक्तियां, कविता आदि का अंश, चाहे वो पद के रूप में है, चाहे वो दोहे के रूप में है, चाहे वो कविता के रूप में है। तो इन सब चीजों को हम पद्यांश कहते हैं। और जब उन कविता आदि के रूप में कोई अंश व्याख्या के लिए पूछा जाता है तो उसे हम पद्यांश कहते हैं। और इसके अतिरिक्त साहित्य में जो भी लिखा जाता है, जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, जो बच्चे आमतौर पर पढ़ते हैं और उनका कोई एक भाग, उनकी कुछ पंक्तियां व्याख्या के रूप में पूछी जाती है, उनके एक भाग को हम गद्यांश कहते हैं। अर्थात कविता का अर्थ है पद्यांश और कविता के अतिरिक्त साहित्य में बच्चे जो पढ़ते हैं उसे हम गद्यांश कहते हैं। तो बच्चों को ये है कि इनकी व्याख्या हम किस तरह से सरलतम तरीके से कर सकें। तो आज मैं मुख्य तौर से यही चाहूंगी कि हम इसके बारे में छात्रों को अवगत कराएं कि गद्यांश और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने का जो सरलतम और सामान्य नियम है, कि कुछ ऐसे नियम आज हम बताएंगे जिसके माध्यम से छात्र व्याख्या से जुड़ी हुई सभी बारीकियों को, सभी सूक्ष्मताओं को अच्छे तरीके से जान सके। तो बस मैं आपको कहूंगी कि कृपया आप छात्रों को थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। जरूर मैडम। आज जो आपने प्रश्न रखा है वो आपको समझ ही आ गया होगा। हमने आज आपका जो प्रश्न उठाया है वो ये है कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या, मतलब कि आपके सम्मुख एक हमेशा एक शब्द आता था, सप्रसंग व्याख्या करें, या फिर सप्रसंग सरलार्थ। व्याख्या और सरलार्थ जो है वो एक ही चीज है, उसमें कहीं कोई किसी तरह की कंफ्यूजन ना रखें दिमाग में कि व्याख्या अलग होती है, सरलार्थ अलग होता है। आसान सरल शब्दों में अगर किसी पंक्ति की, किसी वाक्य की आप उसका अर्थ निकालते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं, तो वो सरलार्थ कहलाता है। तो सबसे पहला मैं जो प्रश्न रखूंगा वो ये है कि बच्चों ने ये रखा कि सर क्या है इसमें सप्रसंग में। तो जैसे आप इस स्लाइड में देख भी रहे हैं कि हमारे पास जो संदर्भ मतलब कि इसका अर्थ पहले तो दिमाग में डालें कि संदर्भ होता क्या। जैसे आपसे कोई अगर मिलने आया, कोई आपसे कोई बात कर रहा है, तो वो कहता है कि सर मैं आज आपसे इस संदर्भ में मिलना चाहता हूं, मैं आपसे इस संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो संदर्भ क्या हुआ, मतलब कि वो जुड़ना, वो जो बात करना चाह रहा है वो किस मुद्दे पर, किस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा है, वो हुआ संदर्भ। इसी को आप सोचें कि संदर्भ प्रसंग, जो संदर्भ प्रसंग है उसी को हमने इसमें समझना है कि हमारे पास जो पंक्तियां हैं, मूल पंक्ति जिसकी आप व्याख्या करना चाहते हो। अब हम व्याख्या अगर करना चाह रहे हो तो आपके समक्ष कुछ पंक्तियां होंगी, हो सकता है पंक्तियां 2 हों, 4 हों, 6 हों। वो मूल जो पंक्तियां हैं, सबसे पहले उन पंक्तियों को देखना है कि वो किस पुस्तक से ली गई हैं। हो सकता है वो आपके किसी विशेष पुस्तक, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में कोई पुस्तक लगी है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो वो उससे ली गई। हो सकता है उसमें ना हो, किसी बड़े खंडों से ली गई हो, उसका हो सकता है पुस्तक के 4-5 खंड हो, भाग हो सकते हैं किसी पुस्तक की 4-5, 1 2 3 4, पुस्तक भाग 1, पुस्तक भाग 2। तो इस प्रकार से हमने देखना है किस जगह से ये रचनाएं आई हैं, किस भाग खंड से। हो सकता है ये उस भाग के अंदर या खंड के अंदर, उस पुस्तक के अंदर रचना विशेष से ली गई हो। अब उस रचना विशेष से ली गई हो तो उस रचना विशेष का कोई ना कोई शीर्षक होगा, कोई ना कोई विषय होगा। तो आपने उस विषय को देखना है और उसको समझना है कि ये रचना इस पुस्तक से आई है,
हो सकता है भाग है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ पुस्तक का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ क्या होगा कि ये रचना इस विषय से ली है, इस पाठ से ली है, इसलिए हम उसको रखते हैं। और ये रचना, जो भी पंक्तियां आपके सामने रखी गई हो, ये किसी न किसी साहित्यकार, रचनाकार, कवि, कवित्री, लेखक आदि द्वारा लिखित होती हैं। तो अब आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखकर ये रखना है कि ये संदर्भ सिर्फ इतना ही है कि ये हमारे, जैसे अब एक मुख्य तौर पर अगर हम दिमाग में डालें तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमारी पाठ्य पुस्तक इससे, जिसका माना मैं अगर कहूं तो, अगर हम सिंपल सी बात करें, मैं एक उदाहरण के तौर पर रखता हूं कि हमारी पाठ्य पुस्तक क ख ग की पाठ पाठ संख्या क्या, चिड़िया, पाठ की संख्या चिड़िया, चिड़िया से ली गई ज्ञान वर्धक बातें विषय से हम इन पंक्तियों को ले रहे हैं। और इसकी रचनाकार कोई भी हो सकती, महादेव वर्मा, कबीर, कोई भी, इत्यादि कोई भी हो सकता है। तो सिंपल सा बन गया कि इससे जुड़ी हुई जो 4 पंक्तियां बनती हैं कि हमारी ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी इस पुस्तक से ली है, इस पाठ का नाम ये है, और अगर उसका कोई शीर्षक है तो शीर्षक लिखकर और इस रचना को लिखने वाले रचनाकार जो हैं उनका नाम लिखा जाएगा। तो ये आ जाता है संदर्भ। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी छात्रों की, कई बार ये होता है कि गद्यांश और पद्यांश जो है ना, वो किसी किताब आदि से न लेकर सामान्य लिया जाता है, जिसे आप कई बार अपठित गद्यांश और काव्यांश के रूप में जानते हैं। कई बार छात्रों के सामने ये भी प्रश्न आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको संदर्भ जब आप बनाएंगे, मतलब उसकी मूल पंक्तियां हैं कहाँ से, जिसका आपको पता नहीं है, तो आपने उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है। कई बार ये होता है कि पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि ये मान लो जैसे कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, उनसे पता चल सकता है। या फिर आप उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यह पंक्तियों का मूल जुड़ाव किस दिशा में जा रहा है, तो आप वहां पर इस चीज को भी शामिल कर सकते हैं। संदर्भ का मुख्य जो विषय है, मुख्य जो बात है वो यह है कि वो पंक्तियां कहाँ से जुड़ी हुई है, कहाँ से ली गई हैं, उनकी जानकारी आपको संदर्भ में देनी होती है। बिल्कुल ठीक मैडम। और इसी के साथ जो आप हमेशा से करते आए हैं प्रसंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको प्रसंग पता होगा, पर मैं चाहता हूं कि प्रसंग का पहले अर्थ दिमाग में डाल लें। जैसे आपके सम्मुख आप देख रहे होंगे स्लाइड पे लिखा हुआ है प्रसंग, संधि विच्छेद कर दें तो क्या बना, प्रजमा में संग, मतलब प्र का अर्थ क्या हुआ, पहले, पूर्व, मतलब कि जो पहले है, अभी हमारे सामने जो पंक्तियां हैं उससे पूर्व, पहले, लिखने से पहले, संग मतलब साथ। तो अर्थ क्या हुआ, ये जो पंक्तियां आपके सम्मुख लिखी हुई है, इसको लिखने से पहले क्या हुआ है कि जो रचनाकार था उसके दिमाग में कोई भाव उत्पन्न हुआ, उसने कुछ सोचा, और जब सोचा तो उसने क्या किया, कलम का सहारा लेकर उसको रचना का रूप दे दिया। तो ये होता है प्रसंग, मतलब लिखने से पहले, रचना को तैयार करने से पहले, उसको रूप देने से पहले जो भी मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम प्रसंग कहते हैं। जैसे आप हमेशा से छोटी कक्षा में लिखते आए हैं कि कवि कहता है कि, कवि बोल रहा है, बताएगा, परंतु ये कवि कह रहा है, जो भी कवि कहना चाहता है उसको हम प्रसंग कहते हैं सिर्फ। और हमेशा से यही बात ध्यान में रखें कि कवि जो बात बताना चाह रहा है, चाहे वो गुरु की महिमा है या फिर कोई भी गुणगान या फिर कोई भी सूक्ष्म भाव बता रहा है, वो प्रसंग कहलाता है। पुस्तक विशेष कहां से लिया है वो याद रखें, जैसे मैंने बताया संदर्भ, जैसे मैडम ने भी प्रकाश डाला कि संदर्भ, इन संदर्भ और प्रसंग को दोनों को आपने जोड़ना नहीं है, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से हैं। और जैसे मुख्य मुद्दा रहता है कि पंक्तियों की व्याख्या, अर्थात जैसे सरलार्थ, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि सरल अर्थों में उसको बताना, बयां करना। कोई भी पंक्ति आपके सम्मुख आती है, किसी भी पंक्ति का कोई मूल भाव जो छुपा है उसको बताना है, विस्तार पूर्वक बताना। और सरलार्थ में आप यही करते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं एक दोहा कबीर जी का, जो आपने सभी ने सुना भी होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जब आपके सामने इस तरह की कोई पंक्तियां हैं, ये कविता की अर्थात पद्यांश है, दोहा है, ये कविता की फॉर्म में है, तो इसे हम पद्यांश कहेंगे। और जब आप इसकी व्याख्या करने लगे हैं, संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया, जब आप इसकी व्याख्या करने लगे हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अर्थात गुरु और गोविंद
दोनों सामने खड़े हैं, दो का अर्थ है सामने। जो जो शब्द आपको इसमें मिल रहे हैं, जिनका आप अर्थ, सरल अर्थ बता सकते हैं, फिर उस पंक्ति को जोड़ना है, अर्थात इन पंक्तियों का जो सरल और सूक्ष्म अर्थ आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, उसे ही हम व्याख्या कहते हैं। इसको आपने व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करना है। बिल्कुल सही बात है। अब आखिरी जो आप लगाएं चिन्ह बचता है, जो बिंदु बचता है, वो क्या है? विशेषता। कुछ बच्चों के मन में एक प्रश्न आया था, वो उन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में डाला भी, सर विशेषताएं कैसे निकालें? तो जैसे अभी डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी ने आपके सामने समक्ष बताया कि उसमें पंक्तियों में विशेष भाव क्या था, सूक्ष्म भाव क्या था, गुरु की महिमा, गुणगान। तो जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, मैंने दो बिंदु खाली छोड़े हैं, पहला और दूसरा। तो उन पहले और दूसरे बिंदुओं को खाली आपने नहीं छोड़ना कि सर ने खाली छोड़ दिया तो चलो हम भी खाली छोड़ दें, ऐसा नहीं। पहले बिंदु में आपने क्या करना है, क्या लिखना है? पंक्तियों में विशेष बात क्या थी, गुरु की महिमा थी, या फिर कोई गुणगान की बात थी, या फिर कोई किसी भी उद्देश्यात्मक बात जो की गई है, उसको आपने लिखना है। जैसे आप इन पंक्तियों में ये बता सकते हैं कि गुरु की महिमा का सुंदर चित्रण है, और गुरु की महिमा ईश्वर से भी ज्यादा बताई गई है। ये दो पॉइंट्स आपके पास उसमें से निकल के आए। जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, और जो व्याख्या आपने विस्तार पूर्वक वर्णन की है उसी को ही जब आप संक्षेप में सारांश रूप में लिखते हैं तो दो पंक्तियों के रूप में विशेषता में लिखा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मैडम। और देखो जैसे आप देख रहे हैं कि 3, 4, 5 और 6, ये मैंने 6 क्यों रखे? इसको हम मिनिमम और मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम लिखें तो 5 या 6 आपको लिखने चाहिए, जिससे क्या है, विशेषताएं निकल कर आती हैं। और मैंने सरल लिखा है, जो मैंने ये 3, 4 और 5 बिंदु लिखे हैं, जैसे भाषा सरल, सहज और प्रभावी है, उद्देशात्मक भाषा है, शब्दों का मणिकांचन योग है, सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति है। यही सारे पॉइंट आप किसी भी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए आप नीचे वाले 3, 4, 5, 6 बिंदु को किसी में प्रयोग कर लें, पर पहला और दूसरा बिंदु जो है वो पंक्तियों से ही निकालें। देखिए सर, प्रश्नों की संख्या तो बहुत है। आज हमने बच्चों को सह प्रसंग व्याख्या से जुड़े प्रश्नों के बारे में कुछ बताया है, जो उनकी शंकाएं थी उसके बारे में हमने उनको जहां तक मैंने सोचा है कि लगभग सारी जानकारी दे दी है। और इसी तरह से छात्रों, हम आपको फिर आगे जो अभी आप प्रश्न करेंगे उनके बारे में आपको हम बताते रहेंगे। और आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप जरूर से जरूर, जैसे पहले करते आए थे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। कोई भी आपके पास प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं, और उनके साथ ही उन प्रश्नों का जवाब लेकर हम आपके साथ अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। हम दोनों की तरफ से आपको नमस्कार।